हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूजीसी नेट हिंदी से जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी का बहुत बहुत बधाई हो। नया एग्ज़ाम डेट निकल गया है और उम्मीद करते हैं आप लोग उसकी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी, और अगर नहीं भी मिली है तो मैं आपको बता दें कि 21 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो भी किसमें ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ऑनलाइन में बहुत कम रहता है क्वेश्चन लीक होने का, तो अच्छा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हम बताएं कि अगली जो हम वीडियो देखे थे वो था हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, और आज हमारा है वैचारिक पृष्ठभूमि। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि से और लगभग 40 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं हिंदी साहित्य से, वो सभी आकर इससे जुड़ जाएं ताकि आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलती रहे एग्ज़ाम से संबंधित। तो चले, आज का पहला प्रश्न है, नवजागरण शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो आपको बताना है नवजागरण शब्द का जो प्रयोग है रामविलास शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या, भारतीय नवजागरण और यूरोप, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। वैचारिक पृष्ठभूमि से लगभग 4 से 5 प्रश्न हर बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखें और इसे अनदेखा ना करें। और इसे ऐसा यूनिट है जो कि आप एक तरीक़ा से जो जीएस जो तैयारी करते हैं, जो क्रांतिकारियाँ होते हैं उनके संबंध में आपको जानकारी लेनी है, कुछ आंदोलन है उनके संबंध में आपकी जानकारी लेनी है। तो ये बहुत आसान एक चैप्टर है कि आप सभी बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होंगे, तो अगर कर ही रही होंगे तो इसका जानकारी आपको अच्छे से होगा ही। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण। अगला प्रश्न, नवजागरण की उत्पत्ति हुई कहाँ से? समाज सुधार से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आदर्श समाज की परिकल्पना से, ये सभी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि नवजागरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी, यानी समाज सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आदर्श समाज की परिकल्पना, ये तीनों से नवजागरण की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न, नवजागरण का मुख्य प्रयोजन था पुरानी सभ्यता संस्कृति का त्याग, नया संसार, नई संस्कृति, ये सभी। तो नवजागरण का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है राजा राममोहन राय, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, कल हमारा टेस्ट नहीं हो पाया था, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। किसी काम की वजह से मैं नहीं ले पाई, तो हम कोशिश करेंगे रेगुलर, और अगर कभी कभी गैप हो सकता है काम की वजह से, तो इसका ध्यान रखें। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये एग्ज़ाम में आया गया प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना व स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास हुए हैं कब?
1857 के महाविद्रोह के पश्चात, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के पश्चात, लोक जागरण और हिंदी साहित्य के प्रकाशन पश्चात, अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात। तो भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना व स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास हुए हैं। तो कब हुए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 1857 के महाविद्रोह के पश्चात। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1857 का जो विद्रोह था वो पहला स्वतंत्रता विद्रोह था। अगला प्रश्न, नवजागरण के मूल्यों का प्रभाव देखने को मिला कब? 1857 ईस्वी के विद्रोह पर, साहित्य, अखबार व जनता पर, राजनीतिक पर या महिला आंदोलन पर? तो नवजागरण के मूल्यों का प्रभाव देखने को मिला तो किस पर? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, साहित्य, अखबार व जनता पर। स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने वाले कारक हैं तिलक की गिरफ्तारी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, उपयुक्त सभी। जो स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने वाला कारक क्या था? पूरा देश स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर आगे बढ़ने लगे थे और इसका क्या कारण था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तिलक की गिरफ्तारी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। तो ये सभी जो थे कारक थे स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने के लिए। अगला प्रश्न, नवजागरण काल के संग्राम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है कि नवजागरण काल के संग्राम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? मैंने किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सामाजिक। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहाँ कहाँ? ये एग्ज़ाम अगर आप देखें तो आपको पेपर 1 में इस तरह के सवाल पूछे गए थे। 2023 दिसंबर 2023 में या मार्च 2023 में इस तरह कोई एग्ज़ाम में ये प्रश्न पेपर 1 में पूछे गए थे कि सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन कौन सा है। तो यहाँ दे दिया गया अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो इनमें से ये प्रश्न और वो प्रश्न दोनों सेम थे। तो इसका ध्यान रखें, इसे ध्यान देकर अगर आपको पता है तो मिला सकते हैं। तो 9 का सही विकल्प हो जाएगा ए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में। तो अंग्रेजों द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे तो ये हो जाएगा आपका बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों से भारतीयों द्वारा प्राप्त शिक्षा है यूरोप के प्रजातांत्रिक विचार, स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय संघर्ष, ये सभी। तो क्या बोला गया है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों से भारतीयों द्वारा प्राप्त शिक्षा था। क्या था? तो ये तीनों हो जाएगा, ये सभी इसका सही विकल्प हो जाएगा। शिक्षित भारतीयों द्वारा किया गया प्रचार है आर्थिक सिद्धांतों का, स्वतंत्रता प्राप्ति के सिद्धांतों का, राजनीतिक सिद्धांतों का, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षित भारतीयों द्वारा किया गया प्रचार था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के सिद्धांतों का इसने प्रचार किया है। अगला प्रश्न, शिक्षित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बने समाज सुधारक, दार्शनिक, वैचारिक और राजनीतिक नेता, संचालक। तो शिक्षित व्यक्ति जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्या बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वैचारिक और राजनीतिक नेता बने हैं। अगला प्रश्न, नवजागरण काल में व्याप्त कुरीतियाँ थी जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, ये सभी।
तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? नवजागरण काल में व्याप्त कुरीतियाँ थी, तो ये सभी कुरीतियाँ थी और इन सभी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर राजा राम मोहन राय, तिलक, ये सभी मिलकर, और भी बहुत सारे विचारक थे, इन सभी ने मिलकर इन सभी चीज़ों कुरीतियों को समाप्त किया है नवजागरण काल में। अगला प्रश्न, भारतीय नवजागरण की संज्ञा दी जाती है? समाज सुधार को, सामाजिक संगठनों की स्थापना को, कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन को, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सभी, यानी समाज सुधार को, सामाजिक संगठनों की स्थापना को, कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन को, तो ये सभी हो जाएगा भारतीय नवजागरण की संज्ञा। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन की चेतना यानी नवजागरण को नया मोड़ दिया? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन की चेतना यानी नवजागरण को नया मोड़ दिया है। अगला है, बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की? नवजागरण की, ओरिएंटल सेमिनरी, सरस्वती पत्रिका, पोस्ट मॉडर्निज्म? तो ये इनमें से कौन सा हो जाएगा? बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ओरिएंटल सेमिनरी का स्थापना किया था। नवजागरण काल में समाज सुधार के प्रतीक बने? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो नवजागरण काल में समाज सुधार के प्रतीक कौन बने थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है नवजागरण काल में सुधार समाज के लिए। समाज को इसने बहुत चीज़ों में सुधार किया है, जैसे कुरीतियाँ हो गई, बाल विवाह, विधवा विवाह, तो इन सब का विरोध किया है। और इसके संबंध में कहा जाता है कि ये विधवा विवाह का समर्थन, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया था। अगला है, नवजागरण काल में शोषित व पिछड़े वर्ग को नेतृत्व प्रदान किया है? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस? तो नवजागरण काल में शोषित व पिछड़े वर्ग को नेतृत्व प्रदान किया है, तो कौन है? इसका सही विकल्प हो जाएगा 18 का। तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। शोषित और पिछड़े वर्ग, तो ये ध्यान रखें, इसमें ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये पिछड़े वर्ग और शोषित वर्ग के व्यक्ति थे और ये इनके नेतृत्व किया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आधुनिक भारत की नींव रखी गई? नवजागरण काल में, द्विवेदी काल में, हिंदी नवजागरण काल में, या ब्रिटिश काल में? तो आधुनिक भारत की नींव रखी गई, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नवजागरण काल में। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण का संबंध है? सांस्कृतिक व सामाजिक जागरण, आर्थिक जागरण, ये भी दोनों, या राजनीतिक जागरण? तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। हिंदी नवजागरण के चरण हैं? 1857 का विद्रोह, भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय, महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन, उपयुक्त सभी? तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हिंदी नवजागरण की नींव रखी?
तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प आपका दिया हुआ है राजा राममोहन राय। एक मिनट, नवजागरण का नींव रखी और हिंदी नवजागरण का नींव, तो ये दोनों प्रश्न अलग है। आधुनिक भारत की नींव रखी गई, एक मिनट, यहाँ वही प्रश्न है। नवजागरण काल में सुधार का प्रतीक था राजा, तो ये अलग प्रश्न है। तो इसका सही नहीं होगा राजा राममोहन राय। तो इसका हिंदी नवजागरण की नींव रखी किसने? राजा राममोहन राय ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या रामविलास शर्मा ने। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी नवजागरण का नींव किसने रखा है, ये ध्यान रखें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो भारतेंदु युग से ही हिंदी नवजागरण का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, कथन है किसका? राजा राममोहन राय का, भारतेंदु का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। बारिश होने लगी है तो थोड़ा आवाज़ आप लोगों को मिल रही होगी बारिश का। तो 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये कथन कई बार पूछा गया है भाषा के संबंध में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं माना, किसने? पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नागार्जुन ने। तो 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं माना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पुरुषोत्तम अग्रवाल ने नहीं माना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु की किस विधा को हिंदी के विकास का चरण माना जाता है? नाटक, निबंध, काव्य को, ये सभी। भारतेंदु की किस विधा को हिंदी के विकास का चरण माना जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, नाटक, निबंध और काव्य। ये तीनों जो है भारतेंदु विधा को हिंदी का विकास चरण माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नाटक का भी विकास भारतेंदु युग में ही हुआ है, निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है और काव्य का तो इससे पहले भी, लेकिन भारतेंदु युग से भी इसका अधिक प्रचार प्रसार होने लगा था ब्रजभाषा में और खड़ी बोली में। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं में उन्नति की बात हुई है, किसकी? सभ्यता की उन्नति की, संस्कृति की उन्नति की, भाषा की उन्नति की या ये सभी की उन्नति की? अगर आपने भारतवर्ष उन्नति जो आपकी पाठ्यक्रम में दिया हुआ है निबंध, अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें भारतेंदु की रचनाओं में यानी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो इसमें किस किस की उन्नति की बात की गई है ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। और अगर आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं तो एक बार पढ़ ले, एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में दिया गया है यानी निबंध में। तो इसमें कहा गया है सभ्यता की, संस्कृति की और भाषा, इन तीनों की उन्नति की बात कही गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी के किस पत्रिका द्वारा भाषा संस्कारों को कुशलता प्रदान की गई है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है और आपका 26 जो है ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। आपका जो भारतेंदु की रचनाओं में उन्नति की बात ये क्या कहा गया है, इसका उल्टा प्रश्न है, तक इनमें से किसकी उन्नति के बारे में नहीं कहा गया, इस तरह का प्रश्न था। और अगला क्या हो जाएगा कि भाषा संस्कारों को कुशलता प्रदान की गई है, तो किस पत्रिका में? हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती पत्रिका, बाला बोधनी पत्रिका, हंस द्वारा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। आपने सुना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो ब्रज भाषा की रचनाएं
लौटा दिया करते थे। जैसे निराला की जूही की कली उसने प्रकाशित करने से इनकार कर दिया और वो यही कहते थे कि जो इस देश के वासी हैं वो ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचना करें और जो सिर्फ अपने राज्य या अपने क्षेत्र के निवासी हैं वो ब्रजभाषा में करें। तो इस तरह की बहुत कठोर शब्द का उपयोग किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को सुधारने के संबंध में। तो आप इसे ध्यान रखें। सरस्वती पत्रिका है जो खड़ी बोली को संस्कारित किया है, यानी इसको शुद्ध करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, हिंदी के विकास के क्रम में भूमिका निभाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय, रामविलास शर्मा, ये सभी। तो हिंदी के विकास के क्रम में भूमिका निभाई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सभी। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य पर प्रभाव दिखा किसका? भक्ति आंदोलन का, अंग्रेजी साहित्य का, ये भी दोनों या असहयोग आंदोलन का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों का, यानी भक्ति आंदोलन और अंग्रेजी साहित्य दोनों का आधुनिक हिंदी साहित्य पर प्रभाव दिखा। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण के प्रेरक तत्व हैं। राष्ट्रीयता की भावना, तत्कालीन परिस्थितियाँ, सरस्वती पत्रिका, ये सभी। तो हिंदी नवजागरण के प्रेरक तत्व कौन से हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ये सभी। राष्ट्रीयता की भावना, तत्कालीन परिस्थितियाँ, सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका की भी बहुत भूमिका रही है हिंदी नवजागरण में। और राष्ट्रीयता यानी देश के प्रति जो भावना थी, उनके जागरूकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तत्कालीन परिस्थिति, जो उस वक्त परिस्थिति चल रही थी वो भी नवजागरण के प्रेरक तत्व बने हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण के विकास में महत्वपूर्ण घटना है। अंग्रेजों का भारत आगमन, पाश्चात्य विद्वानों का अनुवाद कार्य, सुधारवादी आंदोलन, ये सभी। तो हिंदी नवजागरण के विकास में महत्वपूर्ण घटना है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अंग्रेजों का भारत आगमन, पाश्चात्य विद्वानों का अनुवाद कार्य, सुधारवादी आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग में साहित्य परंपरा की चर्चा नहीं हुई है। हिंदी परंपरा, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत। तो भारतेंदु युग में साहित्य परंपरा की चर्चा नहीं हुई है, यानी किस भाषा की साहित्य परंपरा की चर्चा नहीं हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, उर्दू परंपरा। उस वक्त जो थी भारतेंदु युग में उर्दू परंपरा जो है वो साहित्य की चर्चा नहीं रही थी। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ये तीनों रही थी। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण काल में हिंदी के साथ किन भाषाओं का विकास हुआ है? उर्दू, फारसी, अरबी। और डी नंबर है ए और बी दोनों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, उर्दू और फारसी। तो हिंदी के साथ साथ इन भाषाओं का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, भारतेंदु उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? रसा, मधु, त्रिशूल, जकी। तो उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रसा नाम से लिखते थे। अगला है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? अवधी, मगही, ब्रज, भोजपुरी। तो भारतेंदु की जो अधिकतर कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में कविता लिखी है उसने, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के दुष्प्रभाव है। भाषा संस्कारों को कुशलता मिली, क्षेत्रीय बोलियों का हिंदी के विभिन्न रूपों के लिए स्थान नहीं रहा, हिंदी भाषा प्रतिष्ठित हुई, हिंदी का प्रचलन कम हुआ।
तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के दुष्प्रभाव हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 36 का? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, क्षेत्रीय बोलियों का हिंदी के विभिन्न रूपों के लिए स्थान नहीं रहा, तो ये आपका हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है अवधी को, ब्रज को, हिंदी को या प्राकृत को, संस्कृत को? यहाँ संस्कृत होता। तो ये ध्यान रखना, खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है किसे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिंदी को। ये खड़ी बोली का विकसित रूप है, और खड़ी बोली किसका विकसित रूप है? तो ब्रजभाषा का हो जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य लेखन में खड़ी बोली की शुरुआत की मलिक मोहम्मद जायसी ने, अमरीक खुसरो ने, विद्यापति ने, चंदवरदाई ने? तो साहित्य लेखन में खड़ी बोली की शुरुआत किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अमीर खुसरो ने। और इनकी जो मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, ये सारी जो रचनाएं हैं आपको खड़ी बोली में इसने किया था। ये कब की रचना है? ये आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी माना जाता है अमीर खुसरो को, और उसी वक्त इसने रचना किया था। तो ये बहुत पहले ही खड़ी बोली की शुरुआत करना शुरू कर दिए थे अमीर खुसरो जी अपनी रचना में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य को प्रतिष्ठित करने वाला रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपख्यान, सुख सागर, ये सभी? तो खड़ी बोली गद्य को प्रतिष्ठित करने वाली रचना कौन सी है? तो ये ध्यान रखना, गद्य की रचना बोली गई है, और ये सारी जो है ये गद्य की रचनाएं हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। और आज का आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपख्यान पर भाषा का प्रभाव है भोजपुरी, ब्रज, उर्दू, फारसी? तो किस भाषा का प्रभाव है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्रज भाषा का प्रभाव है किसमें? नासिकेतोपख्यान पर। तो यहाँ तक हम 40 प्रश्न कर लिए हैं, और आगे लगभग हमारा 120 के लगभग प्रश्न है, तो हम इसे 2 वीडियो में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी तो फिर थोड़ा सा उबाऊ टाइप का लगता है एक साथ इतने प्रश्नों को करते हुए। और आगे जो है इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित, गिलक्राइस्ट, ये जितने भी अगर आप देख रहे हैं तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, लगभग 1 महीने का समय है आप सभी के पास, तो अच्छे से तैयारी करें। जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी है या अभी तक नहीं देखी है उन्हें देखें। एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आधार पर देखते हुए चलें, कुछ नए चीज़ों को भी साथ लेते हुए चलना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।